यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मांगीलाल में आपका स्वागत है। तो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते लगभग 3-4 एक वीडियो तो हो गए हैं और हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस पूरा कर लिया है और अब एक लास्ट बाकी रहा है कंटिन्यूस ग्रुप का 10वां टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो चलो दूसरी बातें हम नहीं करेंगे और सीधा हम अपने पढ़ाई की बात ही करेंगे। ठीक है, तो 10वां टेंस है। 10वां टेंस के नाम क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आपको कई कुछ किताबों में ये जो कंटिन्यूअस शब्द है इसकी जगह प्रोग्रेसिव शब्द भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, कि जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं और इसकी तरह इसे भी फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रेसिव मतलब कोई भी कार्य प्रोसेस में है, अभी तक खत्म नहीं हुआ, जारी कार्य। ठीक है, तो हर टेंस की तरह इसमें भी 7 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट पहचान, और पहचान हमने क्या पढ़ी थी? अगर इसके वाक्य के अंत में रहा है, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, ठीक है, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम हम फ्यूचर में ये काम कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल और शैल। आई और वी इन दो सब्जेक्ट के साथ लगेगा शैल। ठीक है, और शेष जितने भी हैं, ठीक है, रेस्ट ऑल, यानी कि शेष जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सब के साथ विल लगेगा। ठीक है, एक्चुअली लगता है इस हिसाब से है कि जो शैल है वो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है और विल है वो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है। तो पर्सन क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियो टेंस के बाद में छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उसमें मैं ये बता दूंगा। ठीक है, तीसरा इसके अंदर वर्ब्स कौन सी होती है? तो हमने पढ़ा था कि जो भी सम संख्या वाले टेंस है या कंटिन्यूस टेंस, जिस टेंस का नाम पे कंटिन्यूस शब्द आए उस टेंस की फॉर्म वर्ब की 4th फॉर्म होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कोई एक वाक्य है, वह फुटबॉल खेल रहा होगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि किसी भी टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वह ये सब्जेक्ट है, क्रिया खेलना प्ले है, क्या खेल रहा है फुटबॉल, ये ऑब्जेक्ट है और रहा होगा वर्ब की टेंस की पहचान। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, 5वां पॉइंट इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैं हिंदी तो लिखूंगा नहीं, बोल देता हूँ। इस वाक्य का नकारात्मक होगा वह फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा लेते हैं तो वाक्य नकारात्मक हो जाता है। ठीक है, लेकिन सॉरी, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी और शैल बी। ठीक है, थोड़ा सा गलती होगी, करेक्शन कर लेना। तो अगर मान लो जैसे कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये वाली और ये वाली, और अगर आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा लिया, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे ऐसे लिख लिया ही विल बी नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो गलत हो जाएगा। मतलब जिन टेंस की हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों से मिलकर बनी है,
जैसे कि 10वें टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल और बी, ये दो शब्द है, ठीक है। इसी तरह 4th टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, तो ये भी दो दो शब्दों से मिलकर बनी है, ठीक है। 8वें टेंस की हो गई, 12वें टेंस की हो गई, 11वें टेंस की हो गई, ठीक है। किसी किसी में तो 3 भी होती है, ठीक है। जैसे कि 12वें टेंस की है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक है। तो जैसे कि ये वाली है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी, ठीक है। तो जिन टेंस की हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट से मिलकर बनी होगी, इनकी फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट वर्ब और सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड वर्ब, तो हम जो नॉट लगाएंगे वो हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट के बाद में नॉट लगाएंगे, ठीक है। और जैसे मैंने कहा है कि अगर वाक्य को इंटरोगेटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेते हैं, ठीक है। तो जिसमें अंदर दो हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में होगी, उसके अंदर सिर्फ फर्स्ट पार्ट को ही आगे लेंगे, ठीक है। तो ये है इसकी भी फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। अब देख, जैसे कि अगर मान लो किसी के अंदर 3 है, ठीक है, जैसे कि माना गया विल हैव बीन, ठीक है, शैल हैव बीन, ठीक है, 12वें टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो इसके अंदर क्या होगा, जो ये फर्स्ट वर्ड है इसको तो मानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट, और ये जो पीछे वाला जितना भी बचा हुआ ये हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट माना जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें 3 पार्ट कर देंगे, ये सेकंड ये थर्ड, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब का ये भी होगा, ये फर्स्ट पार्ट होगा और ये सेकंड पार्ट होगा। तो यहाँ पर नॉट लगाना होगा तो कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर नॉट लगाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट के बाद यहाँ पे नॉट लगाएंगे, यहाँ पे नॉट लगाएंगे। अगर कभी हेल्पिंग वर्ब को इंटरोगेटिव बनाने के लिए आगे लेना होगा तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट को ही आगे लेंगे, सेकंड पार्ट को वहीं का वहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो पार्ट से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। 17 पॉइंट इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। तो हमने पढ़ा था कि अगर वाक्य को प्रश्नवाचक बनाना है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख लेंगे, लेकिन जिसके अंदर टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड होंगे उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट ही आगे लेके सेकंड पार्ट वही रखेंगे, ठीक है। तो इसका इंटरोगेटिव क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका क्या होगा, विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, क्या वह फुटबॉल खेल रहा होगा, ठीक है। और वाक्य का 7वां पॉइंट इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, यानी कि वाक्य इंटरोगेटिव भी है नेगेटिव भी है। तो सबसे पहले तो वाक्य को इंटरोगेटिव बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ला लो, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट आगे लाया और प्लस सब्जेक्ट, ये तो हो गया इंटरोगेटिव। अब नेगेटिव भी बनाना तो नॉट भी लगा लो, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा लो, सॉरी सेकंड हेल्पिंग वर्ब लगा लो, फिर वर्ब लगा लो, फिर ऑब्जेक्ट लगा लो, ठीक है। तो एक तो ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और दूसरा वाला स्ट्रक्चर और होता है, और वो मैंने क्या बताया था कि जो नॉट होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट के बाद में ही लगता है। किसी किसी बहुत सारे टेंसों में एक ही हेल्पिंग वर्ब का कोई सेकंड पार्ट होता ही नहीं, जैसे कि इज आर एन है, डू डज है, हैज हैव है, ठीक है, हैड है, डिड है।
तो उसके अंदर कोई सेकंड पार्ट होता नहीं, तो हम डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगा लेते हैं नॉट। लेकिन जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब दो दो पार्ट्स के अंदर बनी हुई होती है, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट के बाद में ही नॉट लगाया जाएगा, ठीक है। तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट के बाद में लगता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं। और इस स्ट्रक्चर से अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, विल ही नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। इसका हिंदी क्या होगा, क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, ठीक है। और इसका भी होगा, लेकिन इसके अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि अगर कॉन्ट्रास्ट फॉर्म होती है, ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट फॉर्म लिखनी पड़ती है। अगर विल नॉट का वोंट बन रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमने ऐसा लिखा, विल नॉट और फिर ही, विल नॉट ही बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, तो ये गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि विल और नॉट का कॉन्ट्रास्ट फॉर्म वोंट होता है, ठीक है, WONT। तो इसका कॉन्ट्रास्ट फॉर्म क्या होगा, वोंट, WONT, वोंट ही बी प्लेइंग फुटबॉल। ये बार बार मैं इसीलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए, फिट हो जाए, ताकि चीजें बार बार पढ़ते हैं और बार बार दोहराते हैं तो याद हो जाती है, ठीक है। याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप याद हो जाती है। तो ये टेंस है, 10वां टेंस, ये इसके बेसिक पॉइंट्स थे। इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि जितना कुछ जो था या सिखाने लायक कंटिन्यूस ग्रुप के अंदर जो होता है वो सारी भेजा हमारी हमने 10वें टेंस के अंदर, सॉरी सेकेंड टेंस के अंदर फर्स्ट टाइम में जब पढ़ा था तो उसका थोड़ा लंबा खींच करके उसके अंदर ही बहुत सारी चीजें पढ़ा ली थी, ठीक है, ताकि आपको 6वें टेंस और 10वें टेंस यानी कि पास्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यू में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, जिसको लिखना है वो लिख लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 एग्जाम्पल और है, इन्हें भी एक बार देख लो। आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट, ठीक है। सपोज का मतलब होता है मैं अंदाजा लगाता हूँ या मैं ऐसा सोच सकता हूँ या ऐसा मान रहा हूँ, ठीक है, कि इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट, यानी कि जब हम स्टार्ट करेंगे तब क्या हो रही होगी, बारिश हो रही होगी, ठीक है। दिस टाइम टुमारो, यानी कि कल इसी वक्त, आई विल बी सिटिंग ऑन द बीच इन सिंगापुर, ठीक है, यानी कि कल इसी टाइम मैं सिंगापुर में बीच पर बैठा हुआ होऊंगा, ठीक है, क्योंकि कार्य जारी है, मैंने बताया था, तभी ये सिटिंग आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य, कैन आई सी यू एट 5 o'clock, किसी ने आपसे पूछा कि क्या मैं आपसे 5 बजे मिल सकता हूँ, आपने क्या जवाब दिया, प्लीज डोंट कम देन, यानी कि नहीं तब मत आना। क्यों नहीं आना, आई विल बी वॉचिंग द क्रिकेट मैच ऑन टीवी, उस वक्त मैं क्रिकेट मैच देख रहा होऊंगा, इसलिए मत आना। हो सकता है क्रिकेट मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो मना भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और वाक्य, द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून, यानी कि जो डाकिया है, पोस्टमैन है, वो आ ही रहा होगा, ठीक है, जो भी अपना पार्सल है, चिट्ठी वगैरह, ठीक है। तो भविष्य में कोई काम हो रहा होगा, ठीक है, जारी होगा, तो उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं वर्तमान में बैठे बैठे 10वें टेंस का प्रयोग करके, ठीक है। ये मैं जो बहुत सारी चीजें मैं बताता हूँ, ठीक है, जो बेसिक से हैं, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। मैंने इंग्लिश बहुत डिटेल में पढ़ी है, इंग्लिश को पढ़ने के लिए बहुत मेहनत की है, इतनी मेहनत की आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है।
मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, यहाँ तक कि फॉरेन राइटर्स की भी बुक्स पढ़ी है, और उनके अंदर से ये कुछ ये वाले एग्जाम्पल मैंने आपको लिखाए हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारी कोचिंग के नोट्स भी पढ़े हैं। ठीक है, टीचर्स से तो मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं, मैं अपने एक ही टीचर से पढ़ा था जिन्होंने मुझे इंग्लिश में बेसिक्स का थोड़ा बताया था। ठीक है, और तब से ही मेरा इंग्लिश में जो डर था वो कम हुआ था, और फर्स्ट टाइम उन्होंने ही मुझे ज़िंदगी में टेंस भी पढ़ाए थे, और वो भी उस टाइम में कॉलेज भी पास कर चुका था, पर मुझे टेंस तक नहीं आते थे। तो जिस प्रकार मुझे भी पढ़ाया गया, बेसिक से पढ़ाया गया। ठीक है, और मैंने मेहनत की, और आज मुझे बेसिक पढ़ाया गया था, लेकिन एडवांस मैंने उसी बेसिक के आधार पर सीखी। ठीक है, तो ये जो मैंने बताए थे सेकंड टेंस के अंदर वगैरह जो नियम वगैरह, वो काफ़ी सारे एडवांस लेवल के मैंने आपको सिंपल वे में बताया। इसका मतलब ये नहीं कि ये तो नॉर्मली है, ये तो क्या है कि कोई भी छोटे मोटे एग्जाम के अंदर आता होगा, ऐसा नहीं है। मैंने सिंपल तरीके से बताया है। ठीक है, पर बाकी एडवांस लेवल की इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये अच्छे मतलब जो अच्छे लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिसके अंदर इंग्लिश अच्छे लेवल की आती है, बैंक है, एसएससी है, ठीक है, एनडीए है, सीपीओ है वगैरह, तो उसके अंदर भी ये सफिशिएंट है। मतलब यहाँ से पढ़ने के बाद आपको टेंस कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी कोचिंग से, किसी भी सर से, कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप लिख लीजिए, और फिर हम हमारा ये जो कंटिन्यूस ग्रुप का जो था सेकेंड टेंस, सिक्स्थ टेंस और 10वां टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यू, ये पूरा ग्रुप पूरा हो गया। अब हम चालू करेंगे परफेक्ट ग्रुप, तीसरा टेंस, 7वां टेंस, 11वां टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सब परफेक्ट के टेंस है, सबके अंदर तीसरी, ये एक साथ पढ़ाने का मेरा उद्देश्य ये था। ठीक है, क्योंकि इन सब के अंदर एक ही चीज लगती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, इसके अंदर वाक्य का स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है, सिर्फ हमें देखना होता है कि है तो इज आर यूज करना है, हाँ तो वॉज वर यूज करना है, और होगा होगी वगैरह होता है तो विल बी शैल बी यूज करना है। ठीक है, तो फिर ये भी मैं एक ही साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि इनके अंदर भी स्ट्रक्चर सेम ही होंगे। ठीक है, वाक्य का स्ट्रक्चर सेम होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करने से वाक्य पूरी तरह चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कम मेहनत में ज्यादा सीखने को ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, तो हम अभी ये लिख लो, इसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट टेंस शुरू करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो 20-20 में शेयर भी कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, पैसे लगते हैं शेयर करने के या लाइक करने के, कमेंट करने के। थर्ड टेंस, तीसरा टेंस क्या नाम था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसके अंदर वो वाक्य लिखे जाते हैं या वो उन कार्य को लिखा जाता है। ठीक है, जो जस्ट अभी अभी खत्म हुए हैं। जैसे मैंने ये कहा कि मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, तो खा चुका हूँ मतलब ये खाना खाने का कार्य अभी खत्म हुआ है थोड़ी देर पहले, तो जस्ट जो कार्य थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ हो, ठीक है, उसको हम इस टेंस के अंदर लिखते हैं, ये इसका मेन सेंस है। ठीक है, और ऐसा सेंस निकलने वाले वाक्य की पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक, ये जो मैं पहले जो 7 पॉइंट लिखा था वो बेसिक्स होते हैं, और मैं ये फॉर्मेलिटी के लिए लिखाना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है किसी को इतना भी नहीं आता हो, वो कहता है कि इससे भी बेसिक्स पढ़ाओ। तो मैंने जब यूट्यूब चैनल का नाम रखा है कि बेसिक टू एडवांस लेवल, ठीक है, तो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं लिखा, बेसिक्स हम पढ़ाएंगे और एडवांस भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि फिर आप बोल रहे हो गए। ठीक है, आप भी पढ़ लो, कोई बड़ी बात नहीं। और मैंने इसकी 2 पहचान दिखाई थी। ठीक है, अगर मान लो कि जैसे कि क्रिया है नाचना, और अगर मान लो कि कोई नाचा, ठीक है, अभी अभी नाचा, नाच के बस बैठा ही है, तो उसका नाचने का काम जस्ट अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। तो जो कार्य थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है उसको भी हम, कई बार क्या होता है कि चुका है, चुके हैं नहीं आता। ठीक है, अगर मतलब जैसे कि वह नाच चुका है, ठीक है, तो इसको ये न लिख के दूसरी पहचान में लिखेंगे कि ऐसा भी लिख सकते हैं कि वह नाचा है मतलब नाच चुका है। ठीक है, अगर मान लो का ये है कि गाना,
अगर क्रिया गाना है तो उसकी पहचान अगर इस टेंस के अंदर से होगी तो क्या वह गाना गा चुका है, उसको दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे, उसने गाना गाया है। ठीक है, यानी कि दोनों ही बात वही होगी। या अगर मैंने बताया था पहले भी, ठीक है, तो उसने गाना गा लिया है, तो भी वो सेंस तो वही निकलेगा। तो इस टेंस का सेंस कुल मिला के ये है कि कार्य जस्ट अभी खत्म हुआ है। ठीक है, उसको लिख कैसे भी सकते हो, हिंदी में आप तोड़ मोड़ करना वो आपकी जिम्मेदारी है, या आप जो करना चाहो। ठीक है, तो अगर क्रिया जाना होगी तो क्या होगा, गया है, गई है, गई है, ये सिर्फ जाना क्रिया के लिए। ठीक है, अगर मतलब नाचना के लिए क्रिया अगर नाचना होगी तो लास्ट में क्या आएगा, नाचा है, नाची है, नाचे हैं। ठीक है, अगर मान लो होगा कूदना हो तो कूदा है, कूदी है, कूदे है। खेलना होगा तो खेला है, खेली है, खेले हैं। ये क्रिया के हिसाब से आप अपने हिसाब से जैसे भी चाहो एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पहचान ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और मैंने तीसरी बताई वो भी आ सकती है। ठीक है, तो पहचान अलग अलग होने से कोई मतलब नहीं होता, वाक्य का सेंस क्या निकल रहा है उसके हिसाब से टेंस उपयोग किया जाता है इंग्लिश में। ठीक है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। हैज का उपयोग हम एक वचन या सिंगुलर के लिए करते हैं, और हैव का प्रयोग हम बहुवचन यानी कि प्लूरल के लिए करते हैं। मैंने सत्य टेंस के अंदर आपको ये बताया था कि जो यू होता है वो हमेशा क्या होगा, बहुवचन ही माना जाएगा। और क्यों माना जाएगा वो मैंने बता दिया था। लेकिन मैंने सत्य टेंस के अंदर ये भी बताया था कि जो आई होगा उसको सिंगुलर माना जाएगा। ठीक है, लेकिन इस टेंस के अंदर आई को सिंगुलर ना मान के इसको क्या माना जाएगा, सॉरी हाँ, इसको प्लूरल माना जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कहाँ पर जो लफड़ा है वो आई का ही है। ठीक है, बाकी जो जैसे है वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो कहाँ पर इसको सिंगुलर माना जाएगा, कहाँ पर प्लूरल माना जाएगा, मैं आपको हर बार बताता रहूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इस टेंस में आई को प्लूरल माना जाएगा, बाकी यू को तो हमेशा प्लूरल ही मानते हैं। और वर्ब की इसके अंदर थर्ड फॉर्म होगी। जो भी परफेक्ट टेंस के ग्रुप है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, उसके अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग होगा। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर होंगे वो चार हम लिख लेते हैं। एफर्मेटिव। ठीक है, तो इसके अंदर कोई वाक्य जैसे कि राम अपना होमवर्क पूरा कर चुका है। ठीक है, ये भी आ सकता है। इस हिसाब से अगर हमने पहचान में लिखे तो कर चुका है की जगह क्या होगा, राम ने, सिर्फ ध्यान है सब जाएगा, राम ने अपना होमवर्क पूरा किया है। ठीक है, राम ने अपना होमवर्क पूरा किया है और राम ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तो पहचान कुछ भी हो, सेंस ये निकलता है कि राम ने अभी अपना कार्य खत्म कर लिया। ठीक है, यानी जब ये कार्य पूरा हो गया है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस टेंस के अंदर कोई दो पार्ट में है नहीं हेल्पिंग वर्ब, तो यही होगा। तो क्या होगा, करता राम है, क्रिया क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। क्या पूरा कर रहा है, अपना होमवर्क पूरा कर रहा है, और चुका है ये उसकी पहचान है। ठीक है, पूरा करने के लिए और चुका है इसकी पहचान। तो राम हैज completed his homework। ठीक है, और इसी बात को अगर हम नेगेटिव में बनाना चाहेंगे, और नेगेटिव में बनाने के लिए मैंने आपको बताया है कि अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा दें तो वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। और हिंदी में मैं नेगेटिव नकारात्मक बोल देता हूँ, राम ने अपना होमवर्क पूरा कर चुका है, इसका नकारात्मक होगा राम अपना होमवर्क पूरा नहीं कर चुका है। ठीक है, यानी कि नहीं किया है या नहीं अभी तक पूरा नहीं कर लिया है। ठीक है, तो नेगेटिव के अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद नॉट लगा दो। ये हमेशा ध्यान रखना
बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट कभी भी आएगा। इंग्लिश के दो नियम जो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आगे, ठीक है। क्या सिंपल है लेकिन भूल जाते हैं लोग, मिस्टेक बहुत बार करते हैं। तो ये दो सिंपल नियम यही है कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में या हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट के बाद में आता है। और दूसरा ये कि अगर वाक्य में नॉट है या नकारात्मक कुछ ऐसे शब्द भी है जो वाक्य को नॉट का भाव या नकारात्मक भाव ला रहे हैं, ठीक है, तो बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नॉट नहीं आएगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना कि एक तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है या हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट के बाद आता है, और दूसरा वाक्य में नॉट कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे कि इसकी कॉन्ट्रास्ट फॉर्म क्या होती है, हैज नॉट, इसकी होगी एजेंट, हैज नॉट इसकी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन जो इंटरोगेटिव नेगेटिव है उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट फॉर्म लिखना अनिवार्य है। यहाँ पे अनिवार्य नहीं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, राम hasn't completed his homework, यानी कि राम ने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया। छठा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी टेंस का अगर इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है तो उसी वाक्य के अंदर की हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखो, ठीक है। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। यानी कि हैज राम कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ठीक है। ये क्या राम ने अपना होमवर्क कर लिया है। और सातवां पॉइंट इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो पहले तो इंटरोगेटिव बना लो, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी तो ये इंटरोगेटिव बन गया, और नॉट लिख लोगे तो नेगेटिव भी बन जाएगा, और पीछे ऐसा वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब नॉट के बाद ही लगती है, तो हम इसको पहले भी लिख सकते हैं नॉट को, ठीक है, सब्जेक्ट से। तो सब हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एस का मतलब सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाओगे तो क्या आएगा, राम नहीं हैज काम नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ठीक है। क्या राम ने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया है, और इसके हिसाब से लिखेंगे तो hasn't Ram completed homework, ठीक है। तो ये बेसिक्स पॉइंट्स थे तीसरे टेंस के। अभी तीसरे टेंस के अंदर सीखने वाली बातें बहुत सारी हैं, वो तो अगर हुआ तो मैं इसके बाद से इसी वीडियो में करवा दूंगा, अगर नहीं हुआ तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप ये इतना उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 30 मिनट लगभग हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीडियो की लेंथ कम से कम 35 मिनट रहे, ज़्यादा न रहे, तो 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो अब इसके बाद मैं रूल लिखूंगा, रूल, ठीक है। और जो भी इस टेंस के अंदर आगे के रूल आते जाएंगे वो मैं रूल करके लिखता जाऊंगा, ठीक है। अगर मान लो कभी कभार क्या होता है कि एक चीज के साथ कोई घटना हो गई तो उसके दो परिणाम निकलते हैं। मान लो कि स्कूल का रिजल्ट आ गया तो दो चीजें होंगी, कुछ बच्चे पास होंगे, कुछ फेल होंगे, ठीक है। मान लो कि एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोग घायल होंगे, कुछ लोग मरेंगे, ठीक है। आपने किसी को प्रपोजल, कुछ लोगों को प्रपोजल भेजा या कोई चीज की रिक्वेस्ट की, तो कुछ लोग तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, कुछ उसको रिजेक्ट करेंगे। तो ये जो है
पास होना, फेल होना, ये दोनों विपरीत क्रिया है। घायल होना, मर जाना एक्सीडेंट में, ये दोनों विपरीत क्रिया है। प्रपोजल का एक्सेप्ट होना और रिजेक्ट होना, ये दोनों विपरीत क्रिया है। ठीक है, तो ऐसी चीज है जो मतलब विपरीत है एक दूसरे के, और वो दोनों एक साथ हुई है। ठीक है, जस्ट अभी भी हुई है। ठीक है, तो इसको भी हम तीसरे टेंस के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि यदि एक ही समय पर दो विपरीत क्रियाएं एक साथ हुई है, भी हुई है, तो उसे हम थर्ड टेंस यानी कि, या आप जो पुस्तक में लिखना चाहो तो लिख लेना, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं। अगर आपको ये नंबर से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो याद कर लो, क्योंकि मैं आगे पूरी की पूरी जो इंग्लिश पढ़ाऊंगा वो नंबर से ही पढ़ाऊंगा। मैं बात और पूरा नाम नहीं लूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा थर्ड टेंस। ठीक है, आप समझ जाना। और नंबर सिस्टम से पढ़ाओगे ना तो आपको भले ही अभी यार थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी कि नंबर सिस्टम में क्या है, इतने ये नंबर याद करने, चुपचाप नाम बोल देता तो कितना फायदा होगा। ठीक है, लेकिन आप जैसे जैसे थोड़ा सा आगे जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि नंबर सिस्टम से इंग्लिश को पढ़ना इतना सरल हो जाता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड टेंस में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं वो देखो। जैसे कि मान लो कि स्कूल का रिजल्ट आ गया। ठीक है, मान लो कि क्लास में 10 लड़के ही हैं और उसमें से 8 पास हो गए और 2 फेल हो गए, रिजल्ट आया। तो पास होना और फेल होना दोनों ही अलग अलग क्रिया है। ठीक है, विपरीत विपरीत क्रिया, लेकिन दोनों एक साथ हुई है। इसको भी कैसे लिखेंगे कि एक स्टूडेंट्स हैव पास, यानी कि 8 विद्यार्थी पास हो चुके हैं, जबकि वाइल 2 फेल हो गए हैं। वाइल 2 स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन दी एग्जाम्स। ठीक है, अगर मान लो जैसे मैंने एक्सीडेंट का बताया था, ठीक है, कि 10 लोग घायल हो गए और मान लो कि एक मर गया। ठीक है, तो घायल होना और मरना ये दोनों विपरीत विपरीत क्रिया है और ये भी एक साथ हो रही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि कैन पैसेंजर्स हैव इंजर्ड, यानी कि 10 जो यात्री थे वो घायल हो गए हैं, while 1 passenger has died। क्या हैज क्यों आया? क्योंकि 1 पैसेंजर, एक ही पैसेंजर है और एक ही पैसेंजर एक वचन है, तो इसके लिए हमने आई थिंक हैज का उपयोग किया। ठीक है, हैज डाइड। और एक मैंने आपको प्रपोजल का भी भेजा था कि आपने किसी को रिक्वेस्ट की। ठीक है, 5 में से रिक्वेस्ट की और 3 ने तो एक्सेप्ट कर ली, 2 ने रिजेक्ट कर ली, तो वो भी दोनों एक्सेप्ट और रिजेक्ट होना दोनों एक साथ क्रिया हुई है और दोनों विपरीत विपरीत थी। ठीक है, इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, 3 people have accepted, जबकि while 2 people, तो ये ऊपर क्या होगा कि ये 2 के पास है, जैसे कि यहाँ पर है 8 स्टूडेंट्स हैव पास्ड बाय 2, तो 2 क्या है, वो भी स्टूडेंट ही है। तो कभी कभार अगर नहीं भी लिखा हुआ है स्टूडेंट तो आपको समझ जाना है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे भी लिखा हुआ आएगा कि 8 स्टूडेंट हैव पास्ड बाय 2 हैव फेल्ड। ठीक है, तो 2 क्या है, कोई संख्या नहीं है, 2 स्टूडेंट्स ही है, जो पहले थे वो का वही है। यहाँ पे 10 पैसेंजर थे तो यहाँ पे भी एक पैसेंजर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 लोग थे तो यहाँ पे भी 2 लोग ही होंगे। ठीक है, तो कभी कभार ये वाला लिखा हुआ आ सकता है, कभी कभार नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो 2 people have rejected our proposal। ठीक है, तो हमने ये तो
ग्रुप फर्स्ट है, अभी तो 4-5 रोल है इस टेंस के अंदर, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। इतना आप मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है, और सिंपल ही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मैंने सही से मेहनत करके पढ़ाया हो, आपको लगता हो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। आपको लगे कि नहीं कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, दूसरों को भी अगर शेयर करने से उसको भी फायदा हो रहा है, तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुँचाइए, ठीक है। और कमेंट भी करिए कि मैंने कैसा पढ़ाया, अगर कहीं आपको दिक्कत लगे, ठीक है, तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं आया तो, लेकिन बिना बात के मत करना कि नहीं बस ऐसे ही हुआ और कर दिया, ठीक है। क्योंकि दूसरे बच्चे आएंगे तो वो वीडियो को देख आएंगे तो वीडियो को पहले लाइक देखेंगे, ठीक है, कि हाँ इस वीडियो को ज़्यादा लोगों ने लाइक किया, मतलब अच्छा पढ़ाया, ठीक है। और फिर अगर डिसलाइक ज़्यादा देखेंगे और बिना बात के आप लोग डिसलाइक बढ़ा दोगे, तो फिर क्या होगा कि वो वीडियो शुरू भी नहीं करेगा, देखेगा भी नहीं, और फिर वो डायरेक्ट वहाँ से ही वो स्टूडेंट फिर बैक आ जाएगा, ठीक है। तो फिर वो इस चीज़ से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे फिर वो वंचित रह जाएगा, ठीक है। तो अपने ऐसा नहीं करना है। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर और थैंक यू। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सबको प्रणाम।